अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी अनीस फारूकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं अनीस फारूकी साहब को। बहुत शुक्रिया सर कि आज बहुत बहुत आपने शुक्रिया। ज्वाइन किया। नहीं नहीं। सर, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे आप देख ही रहे हैं किस तरह से ब्लास्ट पे ब्लास्ट हुए जा रहे हैं पाकिस्तान में। हम्म। लाहौर में भी हुआ है और उससे पहले इस्लामाबाद का, और यहाँ पे जो है तकरीबन 5 से 6 सिटीज ऐसी हैं जिसमें हाई अलर्ट अब लगा दिया गया है कि गवर्नमेंट की तरफ से, कि उनको लग रहा है कि खतरा है। और टीटीपी ने तो पहले भी कहा था कि हम मजीद इस तरह के जो है हमले कर सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको सर? क्या वापस हम वही 10-15 साल पहले जो हमारा हाल था कि कभी यहाँ बम कभी वहां बम, उसी तरफ जा रहे हैं या ये कुछ और है? बहुत बहुत शुक्रिया आरजू काजमी आपका। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक छोटा मोटा लिखने लिखाने वाला तजियाकार कह सकती हैं आप मुझे। मैं इस लायक तो नहीं कि मैं कोई आलिम फाजिल मुफ्ती हूँ जो आरजू काजमी के शो में आके बैठूँ और फतवे दूँ और वो जो है फिर दुनिया में वो भर में वो घूमे और उसकी शोहरत हो। तो मैं इसलिए अब ज़रा डर ही रहा था आपके प्रोग्राम में आने से कि कल को कोई मुझे भी मौलवी ना बना दे और फिर ये कि आप कोई मुझसे ऐसा सवाल ना कर लें जिसका मैं जवाब ना दे सकूँ। ऑन द लाइटर नोट ये था। लेकिन देखिए, मैं आज आपको आपके ही प्रोग्राम से एक थोड़ा-सा इशारा देता हूँ। वैसे तो इशारे नजम सेठी साहब देते हैं, लेकिन आज हम्म। मैं आपको एक इशारा देता हूँ कि किसी भी मुल्क में एक सर्टेन सिस्टम लाने के लिए उनको एक सर्टेन स्टेप्स से और कुछ फेजेस से और कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। मुल्क इमरजेंसी की तरफ जा रहा हो या मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा हो, अब आप मेरे इन 2 अल्फाज पे गौर कीजिएगा। तो उसके लिए कहीं न कहीं आपको मुल्क में इंतशार और अफरा-तफरी पैदा करना ज़रूरी हो जाता है। आप मुझे बताइए कि एक ऐसे अच्छे चलते-फिरते पुरअमन निज़ाम में जो कि मुल्क में एक सुख का साँस लिया था लोगों ने, वहाँ पर अब ये धमाके जो होना शुरू हो गए हैं, ये किस चीज़ की अलामत है? ये क्या बता रहे हैं, ये क्या इशारे दे रहे हैं कि अरबों रुपया खर्च करके जो ऑपरेशन वॉर ऑन टेरर और ये हमने सब कुछ किया, बर्दाश्त किया, पेट काट के, पत्थर बाँध के अवाम ने, गरीब ने, आज ये फिर शुरू हो गए हैं। ये ताने-बाने हमें पता है ना कौन हिलाता है, ये क्यों हिलते हैं और फिर इससे नुकसान मासूम जानों का होता है। तो इसको खुदारा मत कीजिए जो लोग ये करना चाह रहे हैं, जो भी अपने आप के मज़मूम मकासद हैं हुकूमत पे अपना कब्ज़ा जारी रखने के लिए, उसके लिए आप ये मासूमों की जानों से ना खेलें। हमसे वैसे ही कह दें, सरेंडर कर देंगे, मिठाइयाँ बाँट देंगे, आपको हम दे देंगे। आपको पीटीवी की दीवारें फलांगने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी और आपको वज़ीर-ए-आज़म के हाउस में घुस के उसको थप्पड़ मारने की, घसीटने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हालात कुछ इस तरफ बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, इत्तेफाक से वो साहब ने भी मुझे यही कहा कि लग ये रहा है कि अंदर से ही कोई ये सब कुछ कर रहा है और टीटीपी वगैरह का बस नाम है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक जो है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाए हैं और ये भी एक एम्बैरेसमेंट है, तो इससे भी शायद जैसे कहना चाहिए कि दूसरी तरफ दिखाने के लिए अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। वही बात है ना कि प्रॉक्सीज़ का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। हो सकता है कहीं और ममालिक में भी किसी हद तक इस्तेमाल होता हो, लेकिन जितना ज़्यादा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के रीजन को लेके, और ये जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, गुड तालिबान है, बैड तालिबान है, फलाना ग्रुप है, हक्कानी ग्रुप है, जितने भी ये इस तरह की चीज़ें, ये ईजाद किसकी हैं? ये इसका आइंस्टाइन कौन है? ये बल्ब एडिसन कौन से एडिसन ने ईजाद किया है? ये हमें पता है। वो एडिसन कहाँ बैठता है, उसका दफ़्तर कहाँ है, उसका मरकज़ कहाँ है, उसका जनरल हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वो ताने-बाने हिला सकते हैं, हिलाते हैं, हिलाते रहते हैं। अब इसमें बस एक बात याद रखने वाली ये है कि हम सबको तो मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक डीप स्टेट है, एक रोग जिसे कहना चाहिए, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एलिमेंट्स अपने-अपने मज़मून मकासद, बाज़ औक़ात इनकी आपसी जंग भी जो है ना वो जारी रह रही होती है और उसमें वो एक-दूसरे के भी दुश्मन होते हैं। तो पंजाबी में कहते हैं कुत्ता कुत्ते दा वैरी होंदा है। तो वो यही मिसाल होती है कि ये लोग आपस में इतना लड़ते हैं कि ये सीट जो है ये इस बार का चीफ मैं बनूँगा, तो इस बार का कोर कमांडर मैं बनूँगा, इस दफ़ा का आईएसआई का मैं बनूँगा। तो ये अंदरूनी जो खलफशार है, ये बज़ाहिर बाहर नज़र नहीं आता। चमकती-दमकती कलफ लगी यूनिफ़ॉर्म के पीछे जो अंदर चल रहा होता है वो हमें नज़र नहीं आता, जो उनके घरों में हो रहा था वो हमें नज़र नहीं आता। तो हमें ये इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये अवाम जो समझती है कि सारा मोर्द इल्ज़ाम हम एक को ठहरा दें कि सियासतदान जो है वो करप्ट है, ब्यूरोक्रेट करप्ट है, सियासतदान करप्ट है और पाक फ़ौज जो है
वो बिल्कुल पाक साफ़ है, ये गलत बयानी है। और ये भी गलत बयानी है कि सारे सियासतदान जो है ना वो पाक साफ़ हैं। तो कहीं न कोई गुनहगार होता है, कोई नेक होता है। फ़ौज में भी इसी तरह हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, रिटायर होते हैं, मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको एक लॉटरी समझ के इससे बहुत सारा फ़ायदा रातों रात उठाना चाहते हैं। वो चंद लोग होते हैं, वो चंद जनरल होते हैं, वो चंद बड़ी मछलियाँ होती हैं। मछली पे मुझे याद आया कि आजकल मछलियाँ भी बाज़ार में बहुत बिक रही हैं। तो वो भी, और हम बहुत महँगे-महँगे दामों खरीद रहे हैं, 1-1 लाख पाउंड की खरीद रहे हैं, तो ये भी ज़रा-सा ध्यान रखना चाहिए कि गरीब मुल्क हैं, थोड़ा सस्ती खरीदा करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर साथ ही हमने एक क्लिप देखा, क्लिप क्या वीडियो ही है, वो मतीउल्लाह जान साहब के चैनल की, और उसमें उन्होंने फारूक सत्तार साहब से वो एमक्यूएम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप का भी एक कुछ ना कुछ रहा है एमक्यूएम से ताल्लुक, आपको उनकी भी काफ़ी मैंने उस बीट न्यूज़ को भी होती कवर है। किया है। जी, मैंने उस बीट को कवर किया है। ताल्लुक तो ना कहें, ताल्लुक कहेंगे तो फिर लाताल्लुक़ी भी करनी पड़ती है बाज़ औक़ात, तो मैं लाताल्लुक़ ही नहीं करना चाहता किसी से भी। जब एक बार किसी से सही, मोहब्बत का रिश्ता हो लेकिन जाए, तो फिर उसको जी, बरकरार रखना चाहिए, इज़्ज़त रखनी चाहिए। ये मैं गुलकार तो नहीं हूँ, लेकिन आज आपका प्रोग्राम चूँकि यूनिक होता है, तो एक छोटा-सा गाना आपको सुनाता हूँ। वो ये अमिताभ की एक फ़िल्म थी कि जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तो फारूक सत्तार एक खिलौना है, उसमें उतनी चाबी भरी हुई है ठाकुर ने, वो चल पड़ता है। मतीउल्लाह सवाल जो है वो मशरिक़ का कर रहे हैं, वो जवाब मग़रिब का दे रहे हैं, क्योंकि उनकी चाबी ही उतनी भरी हुई है कि उससे ज़्यादा जवाब देने की उनकी हैसियत औकात नहीं है। ये जो सही, बानी बनते बिल्कुल। हैं, ये जो हुँ। बानी बनते हैं, ये बौने बानी बनते हैं, और बौने कभी बानी नहीं हो सकता, उसके लिए बड़ी कदावर शख्सियत चाहिए होती है। उसके लिए ये 7 जन्म लेके भी पैदा हो जाएँ तो अल्ताफ़ हुसैन का जो है ना उसके बाल के बराबर, उसके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हो सकते ये लोग। तो मतीउल्लाह जान ने उनको सही पकड़ा था, सही रगड़ा था। बिल्कुल, मतीउल्लाह जान साहब से कौन इनकार कर सकता है, और उन्होंने भी सही मौका देख के सही सवाल मज़े ले दिया रहे थे था। वो, बहुत मज़े ले रहे थे, मती साहब बहुत मज़े ले रहे थे, मैं देख रहा था। आप मास्क के पीछे जो आपकी मुस्कुराहट थी वो हमें नज़र आ रही थी। बिल्कुल, और लेकिन ख़ैर उनसे कौन मुकाबला कर सकता है। लेकिन सर साथ-साथ अपोज़िशन और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर आजकल ये इल्ज़ाम है कि इदारों से मदद माँग रहे हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट भी ये जो है वो जूते पॉलिश कर रही है और अपोज़िशन, मतलब दोनों ही एक काम कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली आवाम जो है बददिल इसलिए होते हैं कि ये सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे होते हैं। इन लोगों में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरी बारी का इंतज़ार होता है कि मैं हुँ। इक़्तिदार में आ जाऊँ, कब आऊँ? मेरे सर पे सुरख़ाब का जो है वो परिंदा कब आके बैठेगा, या मैं कब इस मुल्क का बादशाह, खलीफ़ा, मसीहा बनूँगा। अ, अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के जमातें हैं, उसमें से एक बड़ी मायूसी हमें हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी साहब अगरचे बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर पॉलिटिक्स या सियासत का लफ्ज़ कहीं सियासत पढ़ाई जाए तो उसमें ज़रदारी साहब, मैं उसको अच्छे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ज़रदारी साहब से सीखना चाहिए कि जो सियासत होती क्या है, क्योंकि सियासत नाम ही मैनिपुलेशन का है, फोरकास्ट का है, प्लानिंग का है, स्ट्रेटजी का है, और ज़रदारी साहब से अच्छी कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ पे चूँकि उनकी अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं, उनकी अपनी फ़ाइलें भी हैं, उनके अपने लोग भी हैं जो इस वक़्त ज़ेर-ए-ताब हैं, उनको भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, अपनी सल्तनत को भी बचाना है, फुप्पो को भी बचाना है, भतीजों को भी बचाना है, सबको बचाना है ना। तो वो उस चक्कर में अब वो उन्होंने थोड़ा-सा स्टांस जो है वो बैक ऑफ कर लिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वक़्त के साथ-साथ वो स्ट्रैटेजी एकदम से नहीं करते, वो कोई जज़्बा, जैसे मुशर्रफ को उन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया था। मुझे लगता है कि ये भी कोई ना कोई कामयाब स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी ले आएँगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा-सा और एग्रेसिव खेलें। बाकी आपको तो पता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तो फ्रंट फुट पे खेल रही है मियाँ साहब की क़यादत में, और छक्के पे छक्के मार रही है, और शाहिद खाकान अब्बासी ने ग्राउंड सँभाला हुआ है, एहसन इकबाल वगैरह, मिफ्ताह इस्माइल, दीगर दोस्तों ने। तो वो लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं। मरीम नवाज़ भी एक बैलेंस्ड मयाना रवि के साथ चल रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस बार कोई डील नहीं होगी। डील से पाकिस्तान के अवाम मायूस हो जाते हैं, आप पे से आप हमारा एतमाद ख़त्म हो जाता है, और फिर वो मौका मिल जाता है, क्योंकि जब डील होती है तो किसी ने किसी शराइत पे होती है ना। तो इसीलिए ये इदारों की तरफ देखते हैं कि इस समंदर में रहना है तो मगरमच्छ से क्या बैर, क्योंकि फिर वो मछलियाँ छोटी-छोटी खा जाता है, और नहीं खा सकता तो फिर वो 1 लाख पाउंड देके खाने की कोशिश करता है। मैं बार-बार आपको उस तरफ लाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप आ नहीं रही। सर पाकिस्तान में उस तरफ सहाफ़ियों भी को आ मना है। जाऊँगी। पाकिस्तान में जी। सहाफ़ियों को मना है इस मौज़ू पे बात करने की।
नहीं नहीं सर, मुझे कुछ मना नहीं है, मैं बात कर सकती हूँ बिल्कुल, आप उस पे आ सकते हैं, उस टॉपिक पे बिल्कुल। लेकिन उससे पहले सर मैं बात करना चाहूंगी कि आज आपने पीएमएलएन का नाम लिया, तो बिल्कुल पीएमएलएन के जो डॉक्टर अफनान है, शाहरुल्लाह खान साहब के बेटे, आजकल वो भी बहुत जबरदस्त किस्म का रिप्लाईज दे रहे हैं टॉक शोज में। और अभी उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज एवान साहब को जो रिप्लाई दिया था, उसकी भी बड़ी शोहरत है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब लोग जवाब देंगे इन लोगों को? अब ये जो डिफेंस एनालिस्ट बन के बैठे होते हैं लेकिन बात सियासत पे कर रहे होते हैं, अब इन लोगों को जवाब देने का वक्त आ गया? इन लोगों को जवाब देने का वक्त नहीं है, इन लोगों को मुंह छुपाने का वक्त आ गया। ये अब अवाम पाकिस्तान की गलियों में से गुजर नहीं सकते, लोग इनके गिरबान पकड़ेंगे कि तुम होते कौन हो जो हमें शटअप कॉल देते हो, तुम हमें ब्लडी सिविलियन कहते हो। अब जो है तुम अपने जब जॉब में होते हो, मुलाजमत में होते हो, तो अरबों रुपए कमाते हो, उसके बाद टीवी और दीगर इदारों में बैठ के भी आप जो है मुआवजे लेते हैं, और मुआवजे लेकर फिर आप गालियां देते हैं, जैसे कि उन्होंने फरमाया था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जुर्रतमंद, बहादुर सियासी कारकुन को मेरा सलाम है, और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी जागें, और ये नहीं कि यहाँ पे हम एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करना चाहते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को शट अप कॉल देना चाहते हैं जो 3 पीस सूट पहन के रोज़ सुबह-सुबह बैठ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में कैमरे के सामने, और फिर आवाम को एक मंज़र ऐसा बेचना शुरू कर देते हैं कि जो कि एक मफ़रूज़े पे, एक फ़ेक नैरेटिव पे मबनी है, और उसके अपने जो एजेंडे हैं वो डिफरेंट हैं। पाकिस्तान के अवाम को अभी भी मैं सुन रहा था कि जी इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है और नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर इत्तफ़ाक हो गया। तो भाई इस मुल्क में 22 करोड़ अवाम तो फिर एवें ही है ना, उनको फिर साइड में कर दो, फ़ारिग कर दो, आप लोग ही फैसले करते रहो कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, किसकी पार्टी होगी, किसकी नहीं होगी। अगर लोगों ने पीटीआई ने की तहरीक तब्दीली को लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, तो फिर हू आर यू टू चेंज इमरान खान? मैं तो इमरान खान को भी डिफेंड करूँगा फिर, कि उनको उनको पूरा हक मिलना चाहिए अपना जो अपना अहद हुकूमत है, वो पूरा करें, गलत-सलत जैसा भी कर रहे हैं। लेकिन ये ना करें कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो एक मोहरा उठा के इधर रख दिया, एक उधर रख दिया और तब्दीली करते रहे। ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे अवाम के मैंडेट की और अवाम के वोट वोट की बेतौकीरी होती है, तौहीन होती है। तो इसीलिए नवाज़ शरीफ कह रहे हैं ना कि वोट को इज़्ज़त दो, कि लेट एवरीथिंग हैपन थ्रू द वे ऑफ बैलेट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन सर जैसे इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जी मैं करप्शन नहीं होने दूंगा, मैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। और उन्हीं के टाइम में हमने देखा कि हरीम शाह किस तरह से पैसे लेकर और वहां नहीं, पे नहीं, अब वीडियो वो बना इतनी रही हैं। इतनी बड़ी भी करप्शन नहीं कर दी खैर वो। हरीम शाह लेकिन तो फिर भी सारे इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग तो कहला ही रही है ना वो, लेकिन करप्शन जो बाकी उनके दायरों में हो रही है, जो इमरान खान के होते हुए बाकी करप्शन हो रही है, उसको तो वो नहीं रोक पाए हैं। और साथ ही इस इमरान तरह की खान ने वीडियो भी बहुत सारी सामने छोटी आई है। इमरान खान ने बहुत सारी छोटी-छोटी करप्शंस का रास्ता रोकने की कोशिश की है। बड़ी करप्शन वो नहीं रोक पाए जो कि फॉरेन फंडिंग की सूरत में उनके पास ऑलरेडी हम्म। मौजूद है। तो जो बड़ी करप्शंस के रास्ते हैं, उसमें वो खुद भी और उनके साथी भी, शुगर का जो स्कैंडल है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का या जहांगीर तरीन के साथ, और दीगर बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रॉपर्टीज़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं, गवादर का है। उसमें वो जब तारीख में औराक पलटे जाएँगे, फिर वो खुलेंगी फाइलें, तो वो करप्शन वो जो होती है एक रिवायती करप्शन पाकिस्तान में बड़े लेवल की, वो इस दौर में भी हुई है। आपने एक जिसे कहते हैं कि छोटा-सा आई वॉश कर दिया कि भई छोटी-छोटी करप्शन नहीं हो रही। गरीब को पकड़ लिया, साइकिल चोर को पकड़ लिया, मुल्क चोर को नहीं पकड़ा आपने। जो आपके 99 फ्रैंचाइज़ बना के और पता नहीं मल्टी हम्म। बिलियनर एक सरकारी मुलाज़िम छोटी-सी तनख्वाह पे रहने वाला हो गया है, वो उसको नहीं पकड़ पाए आप। तो फिर वो एक सिंबॉलिक आपकी सक्सेस नहीं कहलाएगी। सक्सेस कहलाती कि काश आपने आसिम बाजवा को गिरबान से पकड़ के कोर्ट में लाके खड़ा किया होता। वैसे भी वो रिटायर है, वो 111 ब्रिगेड को तो मूव कर नहीं सकता। उनके दोस्त यार करते, वो कहते हैं यार ये पहली चोर आदमी है, इसके चक्कर में हम भी फँसेंगे। हिम्मत तो करो, ऐसे लोगों को पकड़ो तो सही। उसके बाद लोगों पे आपका एतबार होगा ना, लेकिन ये खाली नारेबाज़ी से काम थोड़ी चलेगा। बिल्कुल, कम से कम एक एग्जाम्पल तो सेट करनी चाहिए ही थी कि आसिम ये बाजवा सबसे को बड़ी पकड़ एग्ज़ाम्पल के थी। अदालत इसको में, आसिम अदालत बुला लेती ना, अदालत क्यों नहीं बुलाती? बिल्कुल बुलाते, सबको बुला बिल्कुल। लेती। इसलिए एक एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि अगर ये कर लेते, और इसको करना चाहिए। ये एक मिसाल बननी चाहिए, इबरत का मिसाल बननी चाहिए कि ये कैसे हुआ। मतलब ये कोई मज़ाक है पाकिस्तान के साथ, ये कोई अफ्रीका की कोई कांगो रियासत है कि जहाँ पे आपने जो है वो जनरल जो है वहाँ पे अपने मुल्क को लूटते हैं। ये पाकिस्तान है यार, पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, हर किसी को इनके केसेस का पता है, हर किसी को पता है कि कहाँ से इन्होंने पैसे खाए और क्या कुछ बनाया, फिर भी इन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। सर हम चलते हैं उस आप की वो जो मछली वाली बात आप कर रहे हैं, वो थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारी ऑडियंस हो सकता है ना पिक कर पा रही हो। देखिए, मछली का कोड इस्तेमाल हुआ था। एक उजरती कातिल को हायर किया गया था एक आवाज़ को दबाने के लिए, एक ब्लॉगर अहमद वकास गुराया को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए नीदरलैंड में गौहर खान नामी एक इंसान था, जो कि एक कारोबारी इंसान था और वो कर्जे में डूबा हुआ था, और उसके किसी ने राब्ता किया, एक मिडल मैन ने, दरमियान के वास्ताकार ने, और उसने कहा कि जी इस आदमी को मार दो, 1 लाख पाउंड मिलेंगे, तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा। और उसने उसकी प्लानिंग की, उसकी रेकी की, चाकू वाकू खरीदा, सब कुछ किया, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाए। तो ये मुकदमा आजकल बरतानिया की अदालत में चल रहा है और पूरी दुनिया का मीडिया इसको उठा रहा है। अब सिवाय इस पाकिस्तान के, सिवाय सिवाय पाकिस्तान। पाकिस्तान की, जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग है, वो आप दुनिया में कहीं भी टीवी पे चला सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि ये नहीं चलाई जाती। मतलब एक कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है, एक आदमी को, पाकिस्तानी शहरी को मारने की धमकी दी गई, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इस पे जो है कहानी चलनी चाहिए टीवी चैनल पे, या एयरवाई पे तो चलती कम से कम। अब एयरवाई पे नहीं चल रही है, दीगर चैनल्स पे नहीं चल रही, इसका मतलब है इस खबर को रोका जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। और इसको दबाया इसलिए जा रहा है कि ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, ये हमने करवाया है, वरना इनको क्या तकलीफ है, इसको चलने देते ना। लेकिन तो चोर की दाढ़ी में तिनका पूरा झाड़ू घुसा हुआ है इस वक्त। तो इनको सबको इशारे पता चल रहे हैं कि ये आपकी रियासत के उन्हीं लोगों ने कराया है जो पाकिस्तान में बैठे हुए सहाफ़ियों को मुफ्त में मरवाते हैं। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का 1 लाख पाउंड खर्च किया, जो कि मेरे ख्याल में इसकी यूबीएल या अलाइड बैंक की किसी शाख से वहाँ बरतानिया हुंडी के ज़रिए मुंतकिल हुआ था। कुछ पैसा मुंतकिल हुआ था, अभी पूरा नहीं हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? या तो आप ये चाहते हैं कि मतलब एक को कर दें तो बाकी लोग चुप हो जाएँगे। ऐसा कभी हुआ नहीं है तारीख़ में। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपने दुनिया में किसी ने किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश की हो और डर के मारे बाकी सारे चुप होके बैठ गए हों। एक को दबाएँगे, 10 और उभरेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपने उनके साथ डायलॉग कर लें, आप उनको कायल करने की कोशिश करें या उनके साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू करें, और उसके बाद आप देखें कि अगर वो कोई बात, अगर कोई बहुत ही, देखिए ना, अगर वकास गुराया पे मुझे मुझे इसलिए भी थोड़ा-सा ये एतराज़ ये है कि वकास गुराया कोई मुल्क दुश्मन बात नहीं करता था। वकास गुराया कोई रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाता था। वकास गुराया ने कभी मुल्क तोड़ने की या किसी मुल्क को गाली नहीं दी। उसने हमेशा मुल्क से मोहब्बत की और इस्लाह की और उसमें बेहतरी की बात की। हाँ, जो करप्ट है, चाहे वो शख्स हो या इदारा हो या डिपार्टमेंट हो या कोई सियासतदान हो या कोई फ़ौजी हो, उसको निशानदेही उसने बरमला की। उनकी वोकैब्युलरी पे किसी हद तक हम डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या होनी चाहिए थी। जिस तरह मैं बात करता हूँ, वो डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, मैं वो बात नहीं कर सकता। बल्कि लेकिन सर उन्होंने एक बड़ी लंबी लिस्ट जो है वो कुछ कहना चाहिए ना क्या बोलूं मैं उसको, कि कुछ गलत किस्म के लोग जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, उनकी भी दी है। बिल्कुल दी है और सही दी है, हम सब इससे इत्तेफाक करते हैं हम्म, कि आजकल जो लोग कॉलम निगार के नाम पे ब्लू टिक भी ले रहे हैं ट्विटर पे और कॉलम निगार भी बने हुए हैं, और उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कभी एक लफ्ज़, उनको एक कमरे में बंद करके कह दें कि एक पैराग्राफ लिख के दिखा दें, वो नहीं लिख के दिखा सकते। इसी तरह उन्होंने शायर बना दिए, उनको बोल दें कि 2 शेर लिख के दिखा दें, वो नहीं दिखा सकते। तो ये तो पॉइंट आउट होगा ना, आप उनको। और सबसे बड़ी ये कि आप एक गैर मुल्की खातून को पाकिस्तान के तमाम जय्यद सहाफ़ियों पे तरजीह देके कहते हैं कि मोतबर तरीन, मुस्तनद तरीन सहाफ़ी। सहाफ़ी का मतलब वो किसी भी तरह से उसकी कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो बात मैं कर रहा था, अहमद वकास गुराया ने कभी मुल्क की बात नहीं की, मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। उसकी अब जान के दुश्मन इसलिए हो गए कि आपको उसकी ज़बान पसंद नहीं आई, क्योंकि वो आपको, बल्कि मैं तो अभी खुल के कह रहा हूँ, आपको नंगा कर रहा था और वो बजा कर रहा था, तो इसीलिए आपको पसंद नहीं आया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखिए करीमा बलोच का हुआ, साजिद का हुआ, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। हमें इन रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं, इंटेलिजेंस जो दुनिया के इदारे हैं, यहाँ पे भी हमें पता चलता रहता है कि क्या प्लानिंग हो रही है, क्या नहीं हो रही है। मोहतात रहने का कहा जाता है, लेकिन बहरहाल हम कोई उम्मीद नहीं रखते कि इस तरह की वो हरकतें करेंगे कि दुनिया में सफारती कोई ऐसा बहरान पैदा हो पाकिस्तान के लिए गैर ममालिक में। अब देखें ना, ये नीदरलैंड और यूके में रियासत पाकिस्तान निशाने पे तो आ गई ना। मोहसिन दावर ने असेंबली में खड़े होकर कह दिया ना
कि पता तो करें कि कौन है जिसने ये पैसे भेजे हैं, इसमें पाकिस्तान को तहकीकात करनी चाहिए ना। डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल होता है तो वो तहकीकात करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लंदन के जुर्म को होने वाले को पाकिस्तान में वो मुकदमा भी चला देते हैं, और मौज़म को जो है वो जेल में उन्होंने आज तक रखा हुआ है, ज़मानत तक नहीं हो पाई, उसको उसका फ़ैसला नहीं कर पा रहे, उसको डिले कर रहे हैं, उनके अहले खाना मारे फिर रहे हैं। तो इसी तरह से ये फिर करते, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। तो ये दोहरा रवैया, ये दो पाकिस्तान जो करते हैं, ये इससे वाज़ेह हो रहा है कि इसको कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है, इस खबर को कौन दबाने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये भी साबित हो रहा है कि ये इन्होंने ही करवाया था। तो वक्त की बात है, आने वाले दिनों में अभी जब और उसकी इन्वेस्टिगेशन के पहलू रोज़ाना की समात में खुल रहे हैं जैसे जैसे करके, आपको पता चलेगा कि ये एक बाकायदा तौर पे, मुनज़्ज़म तौर पे रियासती साजिश थी, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की बदनामी ना हो। बिल्कुल सही सर, लेकिन बात वही है कि अगर कोई सच बोल रहा होता है और जिससे इनको डर लगता है, ये उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है अपने दिल में चोर होता है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो फिर डरने की क्या जरूरत है, फिर उसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो कमाने कहते हैं ना कि झूठ के तो पाँव ही नहीं होते, वहीं खड़ा रहता है। तो ये जब डर के किसी के ऊपर अटैक करते हैं, चाहे वो असद तूर हो, चाहे वो अफसार आलम हो, चाहे वो हामिद मीर या कोई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट जो हैं जिनके ऊपर अटैक किए जाते हैं आजकल, जैसे आसमा शिराजी को कह रहे हैं, तो वो इस बात को मतलब बताते हैं ये कि वो लोग सब सही हैं जिन पे ये अटैक कर रहे हैं, और इनके दिल में चोर है, इसलिए ये अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन वो लोग अब काफी समझदार हो गए हैं, ऐसा मुमकिन है नहीं। लेकिन चोर को जी। सबसे बड़ा खौफ जो होता है ना, वो होता है पकड़े जाने का। और वो पकड़े जाने का खौफ इसलिए होता है कि कोई निशानदेही कर रहा होता है, तो इसीलिए फिर वो बौखला के, आपने देखा होगा ना, डकैती के दौरान या सेल फोन स्नैचिंग के दौरान जो है, चोर कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं जाता, लेकिन जब कोई मज़ाहमत करता है तो उसको डर पैदा हो जाता है कि अब ये मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो गोली चला देता है। तो यही इनके साथ होता है कि ये इनको मालूम, ये इंटेंशनली अनइंटेंशनली लोगों को मारते हैं ताकि कहीं हम पकड़े ना जाएं, लोगों को टॉर्चर करते हैं ताकि जहनी तौर पे वो परेशान रहें, एक स्टिग्मा उनकी सारी उम्र उनकी शख्सियत पे रहता है। सलमान, प्रोफेसर सलमान जो ब्लॉगर हैं हमारे, अब वो ज़हनी तौर पे सारी उम्र उस झटके से नहीं निकल पाएंगे जिस एक पढ़े लिखे शख्स को आप जिस तरह से घूसे और मुक्के और पाइप मारते हैं सर पे, तो फिर वो उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाता, वो जितना भी कोशिश कर ले। वकास गुराया जितनी भी कोशिश कर ले, जो उसके साथ टॉर्चर, ज़हनी और नफ्सियाती टॉर्चर और फिज़िकल टॉर्चर हुआ है, वो उसको भूल नहीं सकेगा कभी। उसके बावजूद भी वो मुल्क में जो है वो इस्लाह की बात करता है, निज़ाम को सही करने की बात करता है, मुल्क के बेहतरी की बात करता है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार हमने क्या सलूक किया इन लोगों के साथ, और ये देखें फिर भी आज भी मतलब ये नहीं है कि ये नरेंद्र मोदी की गोद में जाके बैठ गए हों या कुछ और कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड दैट हमारी रियासत के ये जो रोग एलिमेंट हैं अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि फॉरेन फंडिंग केस भी सामने है और उसका भी काफी हद तक तो लोगों को पता चल ही गया है, आगे भी जो है अनाउंस कर दिया जाएगा जो रिजल्ट है। लेकिन क्या देख रहे हैं आप, इमरान खान साहब का जो है वो फ्यूचर क्या है पॉलिटिक्स में, या उनकी पार्टी आपको लग रहा है कि वो भी बाहर हो जाएगी सियासत से? एक दिन तो हो ही जाएगी, क्योंकि ये एक कोई नेचुरल पार्टी तो है नहीं, एक आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देकर इंजेक्शन लगा के खड़ी की गई पार्टी है, और ये तितर बितर होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी मतलब अफवाहें तो गर्दिश में हैं कि 17 एमएनए एक तरफ हैं तो 20 एक तरफ हैं, और वो कल निकले और आज निकले। ये तो एक पाकिस्तान की रिवायती सियासी जो है, आपको पता है कि तरीक़ेकार है। इमरान खान बज़ाते ख़ुद एक नाम है, ज़ाहिर है उन्होंने बन गए हैं वो नाम तो तारीख़ में मौजूद रहेगा। उनकी पार्टी मौजूद रहे ना रहे, क्योंकि देखिए पार्टी में अगर शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल ये पार्टी है, तो फिर इस पार्टी को कोई याद रखना नहीं चाहेगा। ये क्योंकि ये तो पार्टी इनकी, ये तो हर पार्टी में होते हैं, ठीक है ना? आपके मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हैं, वो हर पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इधर घूमते हुए इधर आ गए, और वो उसी शब्द-ओ-मत से दिफ़ा करते हैं उसका। तो ये बेसिकली ये फिरदौस आशिक ऐवानों की और शेख रशीदों की पार्टी है, और जुल्फ़ी बुखारी की पार्टी है, और ये लोग जब अपने जो है ना बिलों में वापस चले जाएँगे या नए बिलों की तलाश करेंगे, और उसके बाद इमरान खान अकेले तनहा रह जाएँगे, और उनके जो तरीन एटीएम मशीन है वो भी अलग कहीं चली जाएगी, और सिस्टम में ये लोग चलते रहेंगे। इसी सिस्टम में, गले सड़े बोसीदा सिस्टम में ये लोग इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि खुद गले सड़े सोच और सियासी सूझबूझ के साथ आते हैं, एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मुल्क में धीरे-धीरे करके
बतदरीज एक इस्लाही निज़ाम, चाहे वो नवाज शरीफ लाएँ या कोई और लाएँ, इनसे एकदम छुटकारा शायद ना भी मुमकिन हो, लेकिन धीरे-धीरे करके लाना ज़रूरी है, ताकि वक़्त के साथ आगे आगे आने वाली नस्ल को, अब देखें ना, जैसे मुशाहिदुल्लाह का बेटा आया, तो एक होप आई कि एक इंतहाई पढ़ा-लिखा शख्स आके इस मुल्क में आज भी उससे इतनी मोहब्बत करते हुए उसकी उसकी बेहतरी की बात कर रहा है, और बबांग दहल शट अप कॉल दे रहा है जाज़वान को, जो कि एक साबिक जनरल हैं, और वो खामखा में आके एनालिस्ट बन के टीवी पे बैठ के पैसे लेते हैं। सो आई थिंक इट इज़ उम्मीद की किरण है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक सर, और बड़ी सबको हैरत भी हुई है, लेकिन बड़े सब खुश भी हुए हैं कि डॉक्टर अफनान ने जैसे बात की। लेकिन सर ये जो बात हो रही है सदारती निज़ाम लाने की, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आना है, या ये वैसे ही एक शोशा छोड़ा जा रहा है? देखें, अगर इश्तहारात चल रहे हैं टेलीविज़न पे और सिर्फ वो भी ARY पे। एयरवाई, वही एयरवाई का मतलब यही होगा ना कि वो या ISPR का तर्जुमान एयरवाई। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई न कोई एक लिटमस टेस्ट के तौर पे ये फेंका गया है, एक ऐसा जिसे कहते हैं तजर्बा, कि देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। हम जैसे लोग कितनी बकवास करते हैं और दुनिया इस पे क्या रिएक्ट करती है, पाकिस्तान के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इसकी क्या ये मुमकिन है कि नहीं है, क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पे इन्होंने शोशा छोड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीटली वर्ड बाय वर्ड डिज़ास्टर लिखा हुआ है, और जब डिज़ास्टर होती है तो ये डिज़ास्टर किसी एक इदारे की नहीं होती, ये डिज़ास्टर कंट्री की होती है, और सदारती निज़ाम ने मुल्क को कभी मुस्तहकम नहीं किया, हमेशा कमज़ोर किया है, तोड़ा है। बिल्कुल ठीक, और सर होना भी नहीं चाहिए। सब चाह तो यही रहे कि जो सिस्टम अभी शुरू किया है इन्होंने, यानी चाहे उसमें इमरान खान ही सही, लेकिन वो इसी तरह से चलता रहे, और आहिस्ता आहिस्ता करके शायद आगे जाके ये निज़ाम कुछ मजबूत हो सके। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू माय सो प्लेज़र, मच। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।